हेलो, आज हम पढ़ने वाले हैं सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस और ये लिखी है जॉन मिल्टन ने। इससे पहले की क्लास में हमने इनकी बायोग्राफी स्टडी की थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक नज़र मारेंगे कि पढ़ेंगे क्या क्या। सोनेट का बैकग्राउंड क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, इसको देखेंगे। सेंट्रल आइडिया या उसकी थीम क्या है, इसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे इसकी समरी। समरी के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार आपको बताते आया हूँ कि लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। जितने भी वर्क हम पढ़ेंगे और जितने अभी तक पढ़े हैं सबका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वरना आपको याद नहीं होगी विद मीनिंग। ठीक है, तो 14 लाइन्स है, आराम से देख सकते हैं इसको तो, और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। जब तक आप लेक्चर खत्म करेंगे सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद हम देखेंगे लिटरेरी डिवाइसेस क्या क्या यूज की गई हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है इसका स्ट्रक्चर एंड फॉर्म है, और सोनेट क्यों फेमस हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें देखेंगे और ये मेरे ख्याल से इनफ है। तो इतनी सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं और बहुत मज़ा आएगा। आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आपको जब तक आप लेक्चर खत्म करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। पहला तो कि सर वीडियोज़ की फ्रीक्वेंसी कम है, हफ्ते में 1 या 2 वीडियो जाती हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये है कि सर सिलेबस खत्म भी करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। फ्री तो पढ़ा रहे हो, लेकिन फ्री की तरह ही मत पढ़ा देना कि सिलेबस ही खत्म ना हो। तीसरा सवाल ये है कि फ्री पढ़ा रहे हो, कहीं पेड तो नहीं कर दोगे। तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर मैं जल्दी से दे देता हूँ। सबसे पहले मुझे पता है वीडियो की फ्रीक्वेंसी कम है, ज़्यादा हो जाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि वीक में 3 से 4 वीडियोज डाल दूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी अब। और सेकंड चीज़ जो आप कह रहे हो कि फ्री का पेड तो नहीं करोगे, नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, फ्री ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि सिलेबस खत्म भी करा पाओगे, नहीं करा पाओगे। कराऊँगा, सिलेबस खत्म कराऊंगा। अभी बस नोटिफिकेशन आया है इसलिए मेरी स्पीड थोड़ी कम है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे रफ्तार जो है वो बढ़ती जाएगी, और रफ्तार के चक्कर में कंटेंट बिल्कुल भी कम नहीं होगा। कंटेंट जैसा दे रहा हूँ वैसा ही देता रहूँगा। ठीक है, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ होगा, अच्छे से मिलेगा। बस आप मेरा थोड़ा सा साथ बनाए रखिए, वीडियो को थोड़ा सा मेरी भी रीच बढ़ाइए। अभी 100-200 व्यूज ही आ रहे हैं। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाकी लोग पढ़ा रहे हैं पेड, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री, और वही कंटेंट कई मामलों में उनसे अच्छा भी दूंगा। ठीक है, MCQs बाद में टेस्ट सीरीज वगैरह सब लगाएंगे। बस आप वीडियोस को लाइक करते रहिए। लाइक करने से क्या होता है, रीच बढ़ती है। आप 10-12 लोग भी देख रहे हो, लाइक किया करो। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बैकग्राउंड क्या है इसका बता दिया। जॉन मिल्टन ने लिखी है। कब लिखी गई थी? 1655 में। लास्ट क्लास में हमने देखा था मिल्टन जो थे, मैंने बहुत अच्छे से आपको हिस्ट्री समझाई थी मिल्टन की। 1652 में ये क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। इनकी आंखों की रोशनी जो है वो चली गई थी। पहले एक आंख की गई थी और 1652 में वो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ, मिल्टन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे, और वो क्या देखते थे अपने पोइटिक टैलेंट्स को एज अ डिवाइन गिफ्ट, कि भगवान का तोहफा है ये दिया हुआ। जब वो ब्लाइंड हो गए तो वो स्ट्रगल कर रहे थे उस डर के साथ कि वो अब इस अपनी पोइटिक एबिलिटी को या अपने इस टैलेंट को, उसको वो टैलेंट बोलते थे, इसको अब वो यूज नहीं कर सकते। और वो अपने टैलेंट को या पोइटिक एबिलिटी को मानते थे कि वो इसके माध्यम से सर्विस कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं किसकी, गॉड की। और अब वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो अपनी पोइटिक एबिलिटी को यूज नहीं कर पाएंगे। फिर क्या हुआ, तो ये सोनेट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है उनके इनर कन्फ्लिक्ट को, उनके अंदर जो संघर्ष चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, और जो फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, और बाद में वो गॉड की जो विल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी सोनेट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है। आगे, पोएम बिलोंग करती है ग्रुप ऑफ मिल्टन सोनेट ऑफ पर्सनल क्राइसिस एंड हैज ऑटोबायोग्राफिकल सिग्निफिकेंस। तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच है, और उनकी जो पर्सनल क्राइसिस थी उस ग्रुप से ये सोनेट जो है वो बिलोंग करती है। अब देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया या थीम क्या है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सोनेट जो है वो डील कर रही है, अभी बताया, मिल्टन के स्ट्रगल से विद ब्लाइंडनेस। नए नए ब्लाइंड हुए थे, अंधे हुए थे, तो वो एक ह्यूमनिस्ट थे और अपने आप को क्या मानते थे, गॉड का सर्वेंट मानते थे, और अपनी पोइटिक एबिलिटीज को गॉड का गिफ्ट मानते थे। तो ऐसे में उनकी चली गई आई साइट। अब बेचारे बड़े परेशान, ना तो लिख सकते हैं और अपनी नई एबिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो ये सोनेट उनका इनर कन्फ्लिक्ट जो है वो दिखा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें दिखा रही है ये। द फियर ऑफ बीइंग यूजलेस टू गॉड ड्यू टू फिजिकल लिमिटेशन। उनके अंदर डर था कि जो ये फिजिकल लिमिटेशन लगी है, जो वो ब्लाइंड हो गए, इससे वो क्या हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। जो वो गॉड की सर्विस कर रहे थे अब वो नहीं कर पाएंगे। फाइनली वो जो ये डिवाइन विल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, पेशेंस के साथ,
और उनका जो बिलीफ है डेट सर्विंग गॉड डजंट ऑलवेज मीन एक्शन इवन दोज हु ओनली स्टैंड एंड वेट कैंसर। बहुत ही फेमस लाइन है, आखिरी लाइन है सोनेट की, अभी पढ़ेंगे। ठीक है, वो एंड में कहते हैं कि गॉड को सर्व करने का मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ ना कुछ काम करना है संसार में। जो सिर्फ खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, या अपनी सफरिंग्स, अपनी पीड़ा को चुपचाप सब्र के साथ झेल रहे हैं, वो भी गॉड की एक तरह से क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। वो इस लाइन का मतलब है, मैं समझाऊंगा आगे। देखो अब इसकी समरी देख लेते हैं। मिल्टन लैमेंट्स दैट ही हैज बिकम ब्लाइंड बिफोर अचीविंग हिज फुल पोटेंशियल। अब वो पहले तो बिलाप कर रहे हैं इस चीज़ पे कि वो पूरी तरह से कैसे हो गए, अंधे हो गए, इससे पहले वो अपनी पूरी कैपेसिटी में कुछ अचीव कर पाते। देखा जाए 1652 से बेशक मिल्टन ने बहुत ज़्यादा बेहतरीन वर्क्स जो थे वो लिखे थे, बहुत ही शानदार पैम्पलेट्स लिखे थे, पोएम्स लिखी थी, लेकिन जो उनकी लाइफ के सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स हैं उनकी ब्लाइंडनेस के बाद ही आए। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज वीगेंट एंड सैमसन एगोनिस्टिस। तो एक तरह से मतलब ब्लाइंड हो गए, लेकिन फिर भी ऊपर वाले का हाथ था उनके ऊपर, और उन्होंने जो लिखा डेट वॉज रियली ट्रूली माइंड ब्लोइंग। ठीक है, अभी तक पढ़ा जाता है। आगे देखते हैं। ही बरीज डेट ही कैन नॉट यूज हिज पोइटिक गिफ्ट। तो अभी तो जब इन्होंने ये सोनेट लिखी तब तो वो उन्हें बड़ी चिंता हो रही है कि वो अपने टैलेंट को यूज नहीं कर सकते, गॉड को सर्व नहीं कर सकते, और उन्हें इस बात की भी चिंता खाई जा रही है कहीं अब वो कुछ करेंगे नहीं तो इसका मतलब डिसओबीडियंस तो नहीं होगा, इसका मतलब गॉड की अवहेलना तो नहीं होगी उनके आज्ञा की। ठीक है, उन्हें इस बात की भी चिंता खाई जा रही है। बट देन ही रियलाइजेज, तब उन्हें महसूस होता है। कैसे? उन्हें कौन बताता है ये? पेशेंस। पेशेंस क्या है? पेशेंस वैसे तो एक वर्च्यू है, लेकिन यहाँ पे उसको एज ए लिविंग थिंग ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आएगी, तब तक आप सोचिए, बाद में मैं आपको बताऊंगा। तो पेशेंस जो है वो उन्हें बताता है कि गॉड को जरूरत नहीं है इंसान के काम की या उसके गिफ्ट की, उसके अंदर जो टैलेंट भरा पड़ा है, इन सब चीज़ों की गॉड को कोई ज़रूरत नहीं है। उसको ज़रूरत है तो बस ओनली ओबीडियंस एंड फेथ की। भगवान पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, बस इतना ही। तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कौन सा टैलेंट तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है, इन सब चीज़ों की गॉड को कोई भी ज़रूरत नहीं है। इवन दोज हु पेशेंटली वेट एंड एक्सेप्ट देयर फेट सर्व गॉड इक्वली। वो लास्ट लाइन में ये कहना चाह रहा है कि जो बस शांति से सब्र के साथ इंतजार कर रहे हैं और स्वीकार कर लिया उन्होंने अपने भाग्य को, बिना भगवान को कोसे हुए कि मुझे ऐसा दे दी, जिंदगी वैसी दे दी, जो चुपचाप अपनी पीड़ा को सहन कर रहे हैं, वो भी बराबरी से गॉड की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि और लोग करते हैं, वो भी उतनी ही सेवा गॉड की कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन। पहली लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। तो इसका मतलब है यहाँ पे मिल्टन जो है वो कंटेम्पलेटिव मूड में है और वो सोच रहे हैं कि कैसे उनकी जो आंखों की रोशनी थी वो चली गई। यहाँ पे देखो, इसको एज अ सिंबल की तरह यूज किया गया। लाइट का मतलब है आई साइट, आंखों की रोशनी। आगे देखते हैं। सेकेंड लाइफ है, हियर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट। इसका मतलब होता है बिफोर इन टाइम, समय से पहले, मतलब उनकी आधी जिंदगी ही बीती थी, उससे पहले ही वो कैसे हो गए, अंधे हो गए, ब्लाइंड हो गए, और अब बचे हैं इस डार्क वर्ल्ड में, अंधेरे संसार में जो कि वाइड है, बड़ा है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट विद बीइंग यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट। अब वो कह रहे हैं जो उनके पास एकमात्र टैलेंट था। देखो यहाँ पे जो टैलेंट है उसका ये एक रेफरेंस की तरह यूज किया गया है, बिब्लिकल पैराबल ऑफ टैलेंट्स, मैथ्यू 25 से। इस मैथ्यू 25 में 3 पैराबल दिए गए हैं, उनमें से एक पैराबल ये है, तो इसका रेफरेंस यहाँ पे लिया गया है। इस टैलेंट का मतलब है जो उनकी पोइटिक एबिलिटीज है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं उनके अंदर जो एकमात्र टैलेंट था, जो उनके अंदर एकमात्र पोइटिक एबिलिटी वाला जो टैलेंट था, वो अब कैसा हो गया है, वो उनके साथ फंस गया है और अब वो यूजलेस हो गया है, बेकार हो गया है। अब वो उनके अंदर फंस गया, उसको बाहर नहीं निकाल सकते। लिखेंगे कैसे, क्योंकि वो ब्लाइंड है। ठीक है, लेकिन उनकी सोल जो है वो मोर बेंट, वो ज़्यादा बेंट है, वो ईगर है, वो उत्साहित है, उत्सुक है गॉड की सेवा करने में। ठीक है, टू सर्व विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेफ्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड। वो कह रहे हैं कि उनकी जो सोल है वो बिल्कुल उत्सुक है किसकी, अपने मेकर, अपने जो उनको बनाने वाला है, जो उनके गॉड है, उनकी सेवा करने में। ठीक है, और अपने ट्रू अकाउंट को प्रेजेंट करने में। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, वो लौटेंगे और जब वो आएंगे वापस तो वो उन्हें चाइल्ड मतलब डांटेंगे, उनकी डांट लगाएंगे, फटकार लगाएंगे
कि वो अपनी पोइटिक एबिलिटीज़ को यूज नहीं कर रहे हैं, वो टैलेंट जो उनको दिया गया है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब वो होता क्या है, उनके मन में अचानक से एक क्वेश्चन आता है, डॉथ गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट डिनाइड। इसका मतलब है उनके मन में अचानक से एक सवाल आता है कि भगवान जो है क्या उससे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई काम करे अगर उसकी आंखों की रोशनी चली गई है। ठीक है, ये अचानक से उनके मन में एक सवाल आता है। अब होता क्या है, आई फॉन्डली आस्क, वो ऐसा पूछते हैं। ठीक है, होता क्या है, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। अब इसी बीच एक करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन, पेशेंस। पेशेंस इसी बीच आता है और वो क्या करता है, डेट मर्मर सून रिप्लाइज, वो अचानक से इंटरप्ट करता है, उन्हें रोकता है। तो उसकी जो मर्मर है वो जल्दी ही, मर्मर क्या एक साउंड है, वो जल्दी ही रिप्लाई करता है कि गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। देखो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक बिना रुके है, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई है मुझे सोच के बताना, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, गॉड जो है उनको नहीं चाहिए, ना तो मैन के वर्क, इंसानों के ना तो काम चाहिए, ना उनका टैलेंट चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, उन्हें बस ये चाहिए कि जो बियर, बियर मतलब सहन करता है, माइल्ड योक यहाँ पे जो पीड़ा है जो उसको सहता रहता है चुपचाप, ठीक है, बिल्कुल सब्र के साथ बिना कंप्लेन किए, वो भी उसको उतने ही अच्छे से सर्व करते हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, भगवान को पेशेंस आता है, वो बोलता है कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए, ना तो काम चाहिए ना उसका टैलेंट चाहिए, बस उसे क्या चाहिए कि बस अपनी पीड़ा, अपनी सफरिंग्स को जो चुपचाप सहता रहता है बिना कंप्लेन किए, बिल्कुल सब्र के साथ, वो भी उसकी उतनी ही सर्विस कर रहे हैं। हिज स्टेट इज किंगली, किसकी स्टेट, देखो मैं यहाँ पे इन लाइन्स की मीनिंग नहीं बता दूँ, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दी हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्टेट किसकी, भगवान की, गॉड की स्टेट कैसी है, किंगली है, हेवनली है। थाउजेंड्स एट इज बिडिंग स्पीड, थाउजेंड्स मतलब हजारों, हजारों, चाहे वो क्रिएचर्स, एंजल्स हों या फिर अदर क्रिएचर्स हों, वो भागे भागे दौड़े चले आ रहे हैं। ठीक है, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और वो उसे सर्व कर रहे हैं बिना रुके, जमीन पे और समंदर में, बिना थके बिना रुके। ठीक है, आगे देखते हैं, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। तो ये तो यहाँ पे ऊपर बात हो गई कि लोग दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं उसको सर्व करने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चुपचाप खड़े हैं, जो ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं, वो उसे सर्व नहीं कर रहे हैं। इस लाइन में वही कहा गया है कि वो भी भगवान को उतना ही सर्व कर रहे हैं, उतनी ही उनकी सेवा कर रहे हैं, जो चुपचाप खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं और चुपचाप अपनी सफरिंग्स को, अपनी पीड़ा को झेल रहे हैं। ठीक है, वो भी भगवान को उतना ही सर्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ है तो मुझे बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, एक शॉर्ट बना दूंगा 3 मिनट का। ठीक है, आप कमेंट में बता देना जिसको भी नहीं समझ में आया। बाकी आप ये लाइंस लिखी है ना, लाइंस के नीचे जो ये मीनिंग लिखा है, इसको एक बार आप पढ़ लेना, तो अब भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नहीं समझ में आया बेझिझक बताना, फिर से बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखते हैं। अब देखो क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस या फिर क्या फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुई है, उसको देखते हैं। अच्छा, इससे पहले, चलने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूँगा। एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सबको पता होगा, 2000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, और ग्रुप का मतलब होता है कि उसमें आप सब लोग मैसेज कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, तो वो एक तरह से डिस्कशन ग्रुप है। ठीक है, आप आपस में कुछ भी पूछ सकते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल उसमें पड़ा हुआ है, कोई सी भी फाइल डाउनलोड करके कुछ भी देख सकते हैं, बड़ा मज़ेदार ग्रुप है। अच्छा, इस ग्रुप में क्या है कि हर तरीके का एस्पिरेंट है, मतलब जो भी इंग्लिश लिटरेचर का एस्पिरेंट है, अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, वो इस ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अब जो लोग सिर्फ LT ग्रेड को टारगेट किए हुए हैं, उन लोगों के लिए अलग से मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा, इस ग्रुप का भी लिंक डाल दूंगा, व्हाट्सएप चैनल का भी, उसको आप ज्वाइन कर लेना। उस पर क्या है, ये जो PDF आप लोग मांगते रहते हैं, अभी मैं PDF आपको इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि इसका मैंने कॉपीराइट नहीं लिया। ठीक है, अब मैंने बनाई है, अब शेयर हो जाएगी इधर उधर बिना क्रेडिट के, वो सही नहीं रहता है, तो फिर इसलिए मैं आपको PDF अभी प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, इसका मैं कॉपीराइट निकलवाऊंगा, फिर मैं आपको दूंगा। अच्छी खासी बड़ी PDF है, 700-800 पन्ने की, सारे राइटर्स हैं इसमें। ठीक है, तो लेकिन इसके फोटोज जो हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे,
और ये जो वीडियोज हैं उनके लिंक्स भी मैं डालता रहता हूँ उस व्हाट्सएप चैनल पे, स्पेशली एलटी ग्रेड, बस इसी का मटेरियल मिलेगा और किसी चीज़ का मटेरियल उस चैनल पे नहीं मिलेगा, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो एक चीज़ और है, मेरी वीडियोज़ की लेंथ बहुत छोटी होती है। अब लेंथ छोटी होने का मतलब ये नहीं कि कंटेंट कम है, लेंथ इसलिए छोटी होती है क्योंकि मैं खड़े होकर बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक पीडीएफ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी चीज़ें पहले से ही लिखी हुई हैं, ठीक है। और मैं बात बहुत कम करता हूँ, मेरा पूरा फोकस रहता है आपको पढ़ाने पे। अदर जो एजुकेटर्स हैं जिनकी 1-1 घंटे की वीडियो होती है, वो 1 घंटे में इतना ही पढ़ाते हैं, पता नहीं उनकी वीडियो 1 घंटे में कैसे बनती है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेटाफर, ये पहली लाइन लिखी हुई है, माई लाइट इज स्पेंट। इसमें मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है, कैसे है ये मैं आपको समझाऊंगा। सबने पढ़ा होगा मेटाफर क्या होता है। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे दो तरह की फिगर ऑफ स्पीच होती है, एक तो सिमली होती है और दूसरी मेटाफर होती है। सिमली में एक चीज़ को उस चीज़ के जैसा कहा जाता है कि ये उसके जैसा है या ये उसकी तरह है। मेटाफर में उस चीज़ को जैसा नहीं कहा जाता है, वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट बोला जाता है कि ये चीज़ वही है। जैसे मैंने आपको एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया था, फिर से दे देता हूँ। कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल इज द सिप ऑफ द डेजर्ट। ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। एक और लिखा है, कैमल इज लाइक द सिप ऑफ द डेजर्ट। अब देखो पहला सेंटेंस जो लिखा है उसमें बोला गया है कैमल, ऊंट जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। अब हमने सीधा सीधा ऊंट को जो है वो रेगिस्तान का जहाज बोल दिया है। अब दूसरे सेंटेंस में हमने बोला है ऊंट जो है वो रेगिस्तान के जहाज जैसा है नहीं, उसके जैसा है, ठीक है। तो इस वाले दूसरे सेंटेंस में जो फिगर ऑफ स्पीच है सिमली। सिमली में क्या होता है, एक चीज की तुलना दूसरे चीज से करी जाती है लेकिन उसको उसके जैसा बोला जाता है। मेटाफर में क्या होता है, तुलना करी जाती है लेकिन उसको एग्जैक्ट उससे रिप्लेस कर दिया जाता है कि ये वो उसके जैसा वैसा नहीं, वही है। कैमल जो है वो रेगिस्तान का जहाज है। तो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, माई लाइट इज स्पेंट, माई लाइट इज स्पेंट। अब इसमें देखो इन्होंने क्या किया है, जो लाइट है उसको क्या बोला है, आई साइट। आई साइट की जगह पे इन्होंने लाइट का यूज कर लिया है, मतलब आई साइट की तुलना लाइट से कर दी है और आई साइट की जगह जो वर्ड यूज किया है वो लाइट। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, मेटाफर। आई होप इतना क्लियर है। सेकंड देखते हैं, अगला जो है वो क्या है, एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन का मतलब होता है किसी का रेफरेंस देना या किसी की ओर इशारा करना, संकेत देना। तो अभी मैंने बताया था जो एक लाइन यूज हुई थी आपकी, देखो ऊपर दिखाता हूं मैं आपको, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। तो ये जो टैलेंट है ये रेफरेंस दिया गया है किसका, बिब्लिकल पैराबल ऑफ टैलेंट्स का। कहाँ से, मैथ्यू 25 से। तो जब हम किसी बुक या किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम संकेत करते हैं या कोई रेफरेंस वहां से यूज करते हैं तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, वहां पे एल्यूजन। ओके क्लियर है। तो आपने पोएम अगर पढ़ी होगी तो आप बता दोगे कि यहाँ पे मैथ्यू 25 बिब्लिकल पैराबल का रेफरेंस जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एल्यूजन है। नेक्स्ट देखो, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो पेशेंस वाली लाइन आई थी, पेशेंस रिप्लाइज, यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो आपको बताया था कि जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को हम एज अ लिविंग थिंग की तरह यूज करेंगे तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, पर्सोनिफिकेशन। अब जो पेशेंस है वो क्या, सब्र जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, क्या वो बोल सकती है, लेकिन हमने उसको एज अ लिविंग थिंग यूज किया कि वो जवाब दे रहा है, ठीक है। तो ये एक करेक्टर की तरह यूज हुआ है, तो यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हो गई, पर्सोनिफिकेशन। आगे देखते हैं, पैराडॉक्स। अब देखो ये पैराडॉक्स क्या होता है, पैराडॉक्स का हिंदी में मतलब होता है विरोधाभास। मतलब जो स्टेटमेंट कोई अगर लिखा हुआ है तो वो अपने आप में क्या हो, कंट्राडिक्टरी हो, मतलब जो वो कहना चाह रहा हो, जो लाइन उसमें लिखी हुई है उसका मीनिंग जो है वो ना निकल रहा हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मीनिंगफुल हो। तो ऐसा स्टेटमेंट क्या होता है, पैराडॉक्स होता है। अब देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा समझाने की, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये लाइन लिखी है कि वो भी सेवा कर रहे हैं जो सिर्फ खड़े हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब सपोज करो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है। अब वो रेस्पॉन्सिबिलिटी तभी पूरी होगी जब आप घर में काम करोगे, ठीक है, लेकिन अब आप एक जगह बैठ जाओ और चुपचाप इंतजार करो, तो क्या आप उसमें कोई योगदान दे रहे हो, जो भी घर में काम चल रहा है, नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो जो आदमी सिर्फ खड़ा है, प्रतीक्षा कर रहा है, वो कैसे सेवा कर सकता है, कैसे सर्विस कर सकता है, जिसका ना दिमाग चल रहा है ना हाथ चल रहे हैं, वो सिर्फ खड़ा है, हाथ पे हाथ रखे बैठा है,
वो कैसे किसी चीज़ में योगदान दे सकता है। तो ये स्टेटमेंट अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, लेकिन फिर भी अगर उस सोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मीनिंगफुल है, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे भगवान की सेवा की बात की जा रही है। ठीक है, भगवान को नहीं चाहिए तुम्हारा काम धाम, उनको क्या चाहिए कि चुपचाप अपनी जिंदगी जियो बिना कंप्लेन किए हुए। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा है, यहाँ पे पैराडॉक्स जो है वो फिगर ऑफ स्पीच। आगे देखते हैं सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म टेक्निक यहाँ पे यूज की गई है। एक तो ऊपर जो लाइन आई थी ये वाली, यहाँ पे भी देखो एक सिंबल का यूज किया गया लाइट का। लाइट यहाँ पे किसको दर्शा रहा है, आई साइड को, और एक सिंबल यहाँ पे माइल्ड योग जो यहाँ पे सफरिंग्स को दर्शा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो सिंबल जो है उनका यूज किया गया। आगे देखते हैं, एक चीज मैंने और पूछी थी, ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये इंजैममेंट, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आइडियाज हैं फ्लो फ्रॉम वन लाइन टू द नेक्स्ट विदाउट पॉज, बिना रुके जो है वो आइडियाज एक लाइन से दूसरी लाइन में चलते चले जाएं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, बहुत जगह यहाँ पे हुआ है। जैसे ये लिखा है, गॉड गॉड डॉथ नॉट नीड आइदर मैंस वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स। यहाँ पे इस लाइन से लाइन बदल गई, लेकिन ये लाइन और ये लाइन अब मिलके पूरी हुई है। ठीक है, मतलब आइडिया जो है वो इससे इससे चले गए बिना रुके हुए। ठीक है, ये और ये पूरी एक ही लाइन है। आगे देखो, हु बेस्ट बियर्स इज माइल्ड योग। अब यहाँ पे ये और ये एक लाइन है, बिना रुके यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, आगे देखते हैं, हिज स्टेट इज किंगली। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लाइन है, बिना पॉज हुए ये दूसरी लाइन में शिफ्ट हो गए। तो इस तरह से जब कोई सोनेट या कोई पोएम लिखी जाती है तो वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, इंजैममेंट। अब आपने अगर अच्छे से सोनेट पढ़ी है तब आप बता सकते हो कि इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको ऐसे नहीं दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि ऑन एज ब्लाइंडनेस में कौन सी टेक्निक यूज की गई है। 4 ऑप्शन दे देंगे, आप आराम से लगा दोगे कौन सी ये यूज की गई है। अब देखो आगे, डेट मरमर सोन रिप्लाइज। अच्छा, इसमें एलिटरेशन लिख गया, एलिटरेशन तो नहीं होगी क्योंकि आ साउंड का एक ही वर्ड में हो सकता है, मरमर 2 बार रिपीट हो रहा है, कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो बेटर फिगर ऑफ स्पीच है देखो एलिटरेशन भी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एलिटरेशन भी हो जाएगी, लेकिन और जो बेटर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सी है, पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि मरमर को एज हम लिविंग थिंग ट्रीट कर रहे हैं जो कि जवाब दे रही है। ठीक है, दूसरी एक फिगर ऑफ स्पीच आपने और पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो जो मैं फिगर ऑफ स्पीच वाला लेसन पढ़ाऊंगा उसमें आप देख लेना, ओनोमोटोपिया। तो ये जो होती है इसका मतलब होता है जब हम किसी साउंड का यूज करते हैं। ठीक है, तो वहां पे ओनोमोटोपिया होता है। ठीक है, राइट। तो ये हो गई आपकी दो, इसमें 3 फिगर ऑफ स्पीच हो गई एक तरीके से, एलिटरेशन हो गई, ओनोमोटोपिया हो गई और पर्सोनिफिकेशन हो गई। आगे देखते हैं, चलो अब पढ़ते हैं स्ट्रक्चर एंड फॉर्म को। स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देखो क्या है, अभी तक हमने शेक्सपियरियन सोनेट्स पढ़ी थी और शेक्सपियरियन सोनेट्स का पैटर्न इटालियन सोनेट से बहुत अलग होता है। ये इटालियन पेट्रार्कन सोनेट है, ऑन एज ब्लाइंडनेस। ठीक है, शेक्सपियरियन सोनेट में 3 क्वार्टरवेन होते थे 4 लाइन के, और एंड में क्या होती थी, एक राइमिंग कपलेट होती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एक ऑक्टेव होता है 8 लाइन का, ठीक है, और एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का। तो कुल मिला के लाइन्स कोई से भी सोनेट हो 14 ही होती हैं। ठीक है, अब होता क्या है, इसमें क्या होता था, शेक्सपियरियन सोनेट में जो विजुअलाइजेशन वाली लाइन होती थी वो एंड में राइमिंग कपलेट होती थी, और इसमें विजुअलाइजेशन किसमें होता है, सेस्टेट में जनरली होता है। कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली जो विजुअलाइजेशन होता है वो सेस्टेट में होता है। अब चलो इसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो ये इटालियन सोनेट है, लाइन 14 है, मीटर आयम्बिक पेंटामीटर है। इसको मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कितने 10 लेवल होते हैं एक लाइन में। पहला लेवल अनस्ट्रेस्ड होता है, दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। ठीक है, आगे राइम स्कीम याद कर लेना। जो शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम थी वो क्या थी, ए बी, वो भी याद होनी चाहिए, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। सी डी, ई एफ, और एंड में क्या होता है, जी। ठीक है, इसकी जो राइम स्कीम होती है ए बी बी ए, ऑक्टेव की, सेस्टेट की सी डी, याद हो जाएगी। आगे देखते हैं, ऑक्टेव क्या कर रहा है इस सोनेट में, मिल्टन के पर्सनल डिलेमा, जो उनका व्यक्तिगत असमंजस और जो उनकी निराशा डेस्पेयर है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है पहले ऑक्टेव में। और सेस्टेट में क्या हो रहा है, जो विजुअलाइजेशन है, अचानक से पेशेंस जो करेक्टर है वो इंट्रोड्यूस होता है और वो मिल्टन की हेल्प करता है उन्हें बताने में कि आपको अपनी पोइटिक एबिलिटी नहीं चाहिए गॉड की सर्विस करने के लिए, चुपचाप अपनी सफरिंग्स को वियर करो, सहन करो उन्हें। ठीक है, तो ये विजुअलाइजेशन जो है वो सेस्टेट में दिखाया गया है।
सोनेट फेमस क्यों है? सबसे पहले तो इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच है, एक डीपली पर्सनल एंड इमोशनल पोएम है। वाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कौन? जॉन मिल्टन। यूनिवर्सल थीम है, ये हर समय के लिए ट्रू है, चाहे कोई सा भी, चाहे अब का हो या जॉन मिल्टन के टाइम का हो, ठीक है। सबके अंदर कोई ना कोई अपना आंतरिक संघर्ष चलता रहता है, तो ये हर किसी के स्ट्रगल को बयां करती है, हर किसी के लॉस को, लिमिटेशन को और सफरिंग को बयां करती है। स्पिरिचुअल डेप्थ है इसमें, ये फेथ के ऊपर एम्फेसाइज करती है, ओबीडियंस के ऊपर, एंड द वैल्यू ऑफ पेशेंस इन गॉड। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? पेशेंस। भगवान जो है वो आपके सब्र का इम्तिहान लेता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें एक बहुत ही आइकॉनिक क्लोजिंग लाइन है और बहुत ही फेमस है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वाइडली कोटेड अक्रॉस रिलीजियस एंड लिटरेरी एंड मोटिवेशनल कंटेक्स्ट। फिलोसफिकल इंसाइट क्या है? चैलेंजेस द बिलीफ दैट ओनली एक्टिव वर्क काउंट्स एज सर्विस। इसमें ये चैलेंज कर रहा है उस बिलीफ को, उस विश्वास को, जिसमें कहा जाता है सिर्फ एक सक्रिय इंसान ही सेवा कर रहा है, जो इंसान काम कर रहा है सिर्फ वही सेवा कर रहा है। और ये जो बहुत ही पॉपुलर बिलीफ है, इसको चुनौती दी जा रही है इस सोनेट के माध्यम से। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट की पहली 26 लाइनें जो आपकी सिलेबस में लगी हुई हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़ा आएगा। उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने ये सोनेट स्टडी की है। इसके अलावा प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को लाइक कर देना, चैनल को नहीं, वीडियो को, ठीक है। और हाइप वाला एक ऑप्शन आता है यार, हाइप भी कर देना, मुझे रीच मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको मैं कंटेंट देता रहूँगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी मदद मेरी भी करिए चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू।